एक छोटे से सीरियन गांव में एक ड्रूस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा अपने सर में एक अजीब सा मार्क लेके पैदा होता है और ये बच्चा चलना सीखने से पहले ही बोलने लगता है। और वो जब बोल रहा था उसे सुनकर पूरा गांव शौक में चला जाता है। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो बार बार सिर्फ एक ही बातें कह रहा था, मेरी पहली जिंदगी में मुझे कुल्हाड़ी से मारा गया था। पहले तो सबने उसकी बात को बच्चा है समझकर टाल दिया, लेकिन जब उसने अपने माँ बाप को बार बार एक जगह चलने को फोर्स किया तो एक टीम उसके साथ निकलती है। पहले गांव पहुंचते ही बच्चा बोलता है कि ये मेरा गांव नहीं है, और सेम चीज दूसरे गांव में भी होती है। वहां भी ये बच्चा बोलता है कि ये मेरा गांव नहीं। पर जैसे ही तीसरे गांव की ओर रवाना होने लगते हैं, रास्ते में बच्चे के चेहरे में एक अलग सी चमक होती है और रास्ते में चलते चलते वो अपने पुराने पड़ोसियों का नाम लेने लगा और सबसे शॉकिंग, उसने खुद के कातिल का नाम भी बता दिया। फिर उसने पूरी भीड़ में एक आदमी को देखा और उसे बोला कि क्या तुम मुझे जानते हो? तुम वही इंसान हो, वही पड़ोसी हो जिसने मुझे कुल्हाड़ी से मारा था। और ठीक उसी समय एक इजरायली फिजिसिस्ट एली लेस्क भीड़ में खड़े होकर ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे। और जिस आदमी को उस बच्चे ने ये कातिल कहकर पहचान लिया था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद सा पड़ गया। वो बिल्कुल शॉक हो गया सुन के। तब बच्चे ने ये बोला कि मुझे ये तक भी मालूम है कि तुमने मेरी बॉडी को मार के कहाँ छुपा कर रखा है। सब लोग बच्चे के पीछे खेत की तरफ चले गए। एक पत्थर के ढेर पे एक बच्चा वहां पे जाकर रुक गया और सीधी सीधी जब उस पत्थर को खोदा गया तो उसके अंदर निकलती है एक बॉडी। वो बॉडी एक्चुअली पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन उसका एक स्केलेटन मिला और उसकी खोपड़ी पर एक लीनियर फ्रैक्चर था, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस कुल्हाड़ी के निशान से किसी को मारा गया हो। थोड़ी देर खुदाई और हुई और वहां पे एक कुल्हाड़ी भी मिल गई। इस मोमेंट पर वहां गुनहगार अंदर से एकदम टूट सा गया था। उसने अपना गुनाह वहीं पर कन्फेस कर लिया। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बच्चा अपने माथे पर एक लंबी सी बर्थ मार्क के साथ ही पैदा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे ये स्केलेटन के कुल्हाड़ी के निशान वहाँ पे देखे गए थे, और बिल्कुल उसी गांव में। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि साइंस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था। ये केस पुनर्जन्म के कुछ केसेस में से एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वाकई में क्या पुनर्जन्म जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है? क्या सच में कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेके वापस आ सकता है? आज इस वीडियो हम इसी तरह के कुछ केसेस की बात करेंगे जो सिर्फ कहानी या अफवाहें नहीं बल्कि वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, जिनकी बात करने से साइंस भी कतराता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, शायद आज की वीडियो में आपके सामने ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि आखिर रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म आखिर रियल में काम करता है या फिर नहीं करता। शायद हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि रीइंकार्नेशन क्या ही चीज है। ये तो बस लोगों की बनाई हवा है जो आज एक समय पे वायरल हो रही है, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन वीडियो के इस सेक्शन के बाद आपका ये भ्रम भी पूरी तरह से टूटने वाला है। एक्चुअली रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट बहुत से एंशिएंट इंडियन रिलीजन में भी इसके बारे में बताया गया है। इंडियन रिलीजन में एक संसारा के रूप में एक एग्जिस्ट करती है। संसारा यानी कि द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट था वो एक अर्ली वैदिक रिलीजन में एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसका पूरी तरह से विकास आगे की स्क्रिप्चर्स में हुआ था। जैसे कि ऋग्वेद में संसारा के कॉन्सेप्ट को एक हिंट तो दी थी, पर उसको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ऋग्वेद में एक आइडिया दिया गया था कि नर्क या स्वर्ग के रूप में आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो आफ्टर लाइफ इंसान की अच्छाई और बुराई पर डिपेंड करती है। लेकिन ये आइडिया सेजेस यानी कि ऋषियों को पसंद नहीं आए। उनका मानना था कि इंसान पूरी तरह से अच्छा या फिर पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता। मनुष्य के अच्छे या बुरे होने की भी एक डिग्रीज होती है। हो सकता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो, या फिर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से कम बुरा हो। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट शेड्स, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो थोड़ा सा भी अच्छा है उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा, या कोई थोड़ा सा बुरा है उसको वहां पे नर्क भेज दिया जाएगा। तो बजाय इसके उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि मृत्यु के बाद आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कामों के प्रोपोर्शनल होंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चल के संसार के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अर्ली उपनिषद में समझाया गया, जिसने कर्मा और रीबर्थ कैसे कनेक्टेड हैं ये बताया। यानी कि अगर आप अपनी इस लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको एक अच्छा शरीर मिलेगा और एक बेहतर लाइफ जीने का मौका मिलेगा। और इस जन्म में अगर आपके कर्म बुरे हुए तो आपको अगले जन्म में कोई बुरा शरीर मिलेगा, जिससे जैसे कि कीड़े मकोड़े या फिर किसी भी चीज का रूप हो सकता है, और आपको एक बहुत ही बुरी या बहुत ही गंदी लाइफ जीने को मिलेगी। अब आपको
कितनी अच्छी लाइफ मिलेगी या कितनी लाइफ बुरी मिलेगी, डिपेंड करता है कि आपने इस जन्म में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए। अब आप लोग इसको ऐसे इमेजिन करो कि किसी ने कोई गेम बना के रख दिया, उस गेम में आपको उसके अंदर छोड़ दिया है, आपको उस गेम के लेवल्स पार करते ही जाने, और अगर बीच में आप हार गए तो फिर से पहली लेवल से आपको स्टार्ट करना होगा। और भले ही अगर आप लास्ट लेवल पार भी कर जाते हो तो फिर से किसी दूसरे कैरेक्टर के रूप में आपको पहली लेवल से फिर से वो गेम स्टार्ट करना होगा। और बेसिकली लाइफ यूं ही चलती ही रहेगी, लास्ट लेवल फर्स्ट लेवल, लास्ट लेवल फर्स्ट लेवल, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु। लेकिन कुछ तो चीट कोड होना ही चाहिए जिससे आप इस लूप से बाहर निकल कर आ सकते हो, यानी कि इस नेवर एंडिंग गेम को एस्केप कर सकते हो। ये पॉसिबल है। उपनिषद में इसी चीट कोड को कहा गया है मोक्ष, यानी कि रिलीज फ्रॉम दिस साइकिल। जब कोई मनुष्य खुद के बारे में और अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मा के बारे में ट्रू नॉलेज गेन कर लेता है, जब किसी मनुष्य को डीप रियलाइजेशन हो जाता है, इस चीज का आभास हो जाता है कि इंडिविजुअल सेल्फ यानी कि आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी यानी कि परमात्मा की जो सच्चाई है और जो जीवन और मृत्यु की नेवर एंडिंग लूप है, इससे वो आजाद हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इसी चीज को यहाँ पे मोक्ष बोला गया। आफ्टर लाइफ का जो आइडिया अर्ली वैदिक पीरियड में एक थ्योरी के रूप में इवॉल्व हुआ था, वही बाद में जाके बहुत से इंडियन रिलीजन की फाउंडेशन बन जाता है, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो कि इसकी इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग देते हैं लेकिन संसार के कोर कॉन्सेप्ट सब में सेम है, यानी कि ऑनगोइंग साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे कि बुद्धिज्म मानता है कि रीबर्थ तो होता है लेकिन कोई आत्मा ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करती है, यानी कि आप तो मर जाओगे लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा रहेगी। लेकिन रीबर्थ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता। एंशिएंट ग्रीस में पाइथागोरस नाम के एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर और एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक बार एक इंसान को, एक पप्पी को यानी कि कुत्ते के बच्चे को मारने से रोक दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि उस पप्पी के शरीर के अंदर उनके दोस्त की आत्मा है। लीजेंड्स तो यहाँ पे ये मानते थे कि पाइथागोरस ये क्लेम करते थे कि उनको उनकी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद है, और ये भी कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी में किन किन रूपों में उनका जन्म हुआ था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वही पाइथागोरस हैं जिनके नाम से पाइथागोरस थ्योरम है, और आप आज भी उसका यूज करते हो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट बस यहीं तक सीमित है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। भले ही मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी रीइंकार्नेशन को रिजेक्ट करती है, पर फिर भी हर 5 में से 1 अमेरिकन क्रिश्चियन और हर 3 में से 1 यूरोपियन कैथोलिक्स रीबर्थ पे बिलीव करते हैं। बल्कि काफी थियोलॉजियन का तो ये भी कहना है कि आप खुद बाइबल में पुनर्जन्म की हिंट दी गई, जैसे कि जीसस को एलिजा या फिर जॉन द बैप्टिस्ट का पुनर्जन्म बताया गया है। वैसे ही ड्रूज, जो कि लेवेंट का एक मेजर रिलीजियस ग्रुप है, उसका तो कोर ही पूरे पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, और उनका मानना तो यह है कि मौत के तुरंत बाद सूल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाती है। मैं जिस बच्चे की कहानी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, एक्चुअली वो इसी रिलीजन का फॉलोअर था। वैसे तो इस्लाम में भी रीइंकार्नेशन के बिलीफ को सख्त यहाँ पे मना कर दिया गया है, उसको नहीं मानते वो लोग। यहाँ पे सूफी मुस्लिम्स में भी ये रीबर्थ के कॉन्सेप्ट के ट्रेसेस देखे गए। साउथ एशिया में भी काफी ऐसे रिलीजियस ग्रुप हैं जो इस्लाम से अलग हुए हैं, और उनमें भी रीबर्थ के प्री इस्लामिक हिंदू बिलीव्स को इस्लामिक थॉट्स के साथ ब्लेंड करके बताया गया है। और वैसे ही ज्यूडिज्म में भी एक गुप्त आध्यात्मिक परंपरा है जिसे काबला कहा जाता है, वो भी रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है, और यहाँ इसे गिलगुल कहा जाता है, जो कहता है कि एक सोल वापस लौट के आती है अपने ये अधूरे स्पिरिचुअल टास्क को पूरा करने के लिए। और बहुत से ट्रेडिशनल अफ्रीकन्स बिलीव करते हैं कि ये जो पूर्वज हैं वो दोबारा जन्म लेके आते हैं, लेकिन अपनी ही फैमिली लाइन के अंदर। फॉर इंस्टेंस, योरुबा ट्रेडिशन में न्यूबॉर्न बेबीज के नाम ऐसे रखे जाते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स दोबारा लौट के आ गए, लाइक बाबा टुंडे, जिसका मतलब होता है द फादर हैज कम अगेन। इन्यूट लोगों का भी मानना है कि न्यूबॉर्न बेबीज अक्सर मृत रिश्तेदारों की आत्मा को कैरी करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ग्रीक फिलोसॉफी, विका, साइंटोलॉजी, थियोसॉफी और स्पिरिटिज्म भी यहाँ पे रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जिससे आप लोगों को पता लग रहा होगा कि रीइंकार्नेशन कोई आजकल में जन्मा कॉन्सेप्ट नहीं है, और बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिन्हें अक्रॉस द रिलीजन और अक्रॉस द ट्रेडिशन एक्सेप्ट किया जाता है, और रीइंकार्नेशन उन्हीं में से एक चीज है। तो इसके पीछे की सच्चाई जानना हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ इट इज ट्रू तो आपके पूरे अस्तित्व को ये हिला के रख सकता है, और आधे से ज्यादा साइंस को तो ये यूं ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे फेमस केस सुनाता हूँ जो अमेरिका में हुआ था। एक अमेरिकन जिनका नाम था ब्रूस लेरेनिंगर, उसका 2 साल का बेटा था जेम्स। एक रात वो नाइटमेयर्स देख रहा था। जेम्स बिल्कुल रोए जा रहा था अपनी नींद में, सपने में वो था और बोले जा रहा था, एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर, लिटिल मैन कांट गेट आउट। एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर, लिटिल मैन कांट गेट आउट। वैसे तो ये जो बच्चों के नाइटमेयर्स होते हैं, सपने होते हैं, ये दिखना बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रूस को यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज सस्पिशियस लग रही थी वो ये थी, जेम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था, और उसको ये सपना बार बार आ रहा था। जेम्स स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ले रहा था, यूएसएस नाटोमा बे,
और भी बहुत सारे नाम ले रहा था, बल्कि वो इतना छोटा बच्चा, उसको ये सब चीज़ें कैसे पता? जेम्स ने ये नाम कभी इंटरनेट पे भी नहीं देखे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जेम्स सिर्फ 2 साल का था। और सबसे मज़े की बात ये है, ये बात सन 2000 की है, जब यहाँ पे कोई इंटरनेट या वाई-फाई ईज़िली अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और ईज़िली अवेलेबल भी नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ पे जेम्स की उम्र देखो आप, जेम्स का इंटरेस्ट प्लेन्स और बैटल सीन्स को लेके हद से ज़्यादा बढ़ गया। जेम्स बहुत सी रिलेटेड पिक्चर्स की ड्राइंग बनाता और उसमें जेम्स 3 साइन कर देता। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे ब्रूस ने इन चीज़ों को गूगल करना शुरू कर दिया, और उसे जो मिला वो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। यूएसएस नेटोमा बे वर्ल्ड वार सेकंड का एक एक्चुअल मिलिट्री कैरियर था, और भी यहाँ पे कई सारी डिटेल सामने आई। जेम्स ने बार-बार एक प्लेन का नाम लिया था, उसका नाम था कोरसैर, इवो जिमा, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो सर्च करने पर पता लगा कि 70 साल पहले इवो जिमा बैटल के दौरान यूएसएस नेटोमा बे एक पायलट था, और वो अपने कोर्सर प्लेन में था, जो कि 21 साल का था, और उसका नाम था जेम्स हस्टन जूनियर। साथ ही में उनके फेलो पायलट जैक लैरसन भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो प्लेन क्रैश में मारा गया था। अब जो वो बच्चा अपने सपनों में बोल रहा था, वो सब एकदम रियल था। पूरे रियल पायलट की कहानी और पूरे उस दिन की कहानी। और ये सब देखने के बाद ब्रूस के पास कोई शब्द नहीं था, वो एकदम हैरान हो गया था, बिल्कुल शॉक्ड। बहुत जल्द ये केस एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाला था। जेम्स के बताए 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट बिल्कुल मैच कर गए थे, एग्जैक्ट सेम। इस पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, बुक बनी, और ये केस बन गया द बेस्ट रीइंकार्नेशन केस एवर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसके साथ बढ़ते हैं हम एक नई स्टोरी पे। ओक्लाहोमा में एक 4 साल का बच्चा था जिसका नाम था रायन। ये बच्चा सडनली मूवीज डायरेक्शन करने लगता है अपनी ही इमेजिनरी फिल्म्स में। ये अचानक से हॉलीवुड से बिल्कुल ऑब्सेस सा हो चुका था। लेकिन इसकी फैमिली में एक रूरल इलाके में रहती थी, जिसका हॉलीवुड से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। एक दिन रायन ने अपनी मॉम से कहा, आई थिंक आई वॉज समवन एल्स इन हॉलीवुड। रायन ने ओल्ड हॉलीवुड फोटो बुक निकाली। रायन ने फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, दैट्स मी। वो फोटो एक 1932 फिल्म के एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रास में था। एक्टर नहीं, बैकग्राउंड एक्स्ट्रा। उसका नाम मार्टी मार्टिन, एक ऑब्सक्योर टैलेंट एजेंट जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और उसकी मौत सन 1964 में हो गई थी। रायन ने मार्टी के बारे में 55 से भी ज्यादा रियल फैक्ट्स बता दिए थे, जैसे कि उसकी 4 शादियां थी, रॉक्सबरी ड्राइव पे उसका घर था पूल के साथ, वो पेरिस ट्रिप पे गया था, उसके 3 बच्चे थे, और यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि उसकी मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी जब वो 61 साल का था। अब यहाँ पे मान लो अगर रायन ने ये सब विकिपीडिया से पढ़ लिया होता तो समझ में आता, लेकिन मार्टी इतना ऑब्सक्योर था कि वो विकिपीडिया पर मतलब वो था ही नहीं। मार्टी के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि यहाँ पे हॉलीवुड डेटाबेस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, पब्लिकली भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। रायन को सारी इन्फॉर्मेशन आखिर कहाँ से मिल रही थी? रायन के पेरेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि रायन रोता था, बोलता था, मामा आई थिंक आई वाज समवन एल्स, आई रियली मिस माय बॉयज। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, रायन के पेरेंट्स कोई भी बिलीवर नहीं थे। साइंटिस्ट रिसर्चर्स को कॉल किया गया तो ये केस डॉक्यूमेंट्री में अपीयर हुआ, सब ट्रांसपेरेंटली। सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई मूवी की कहानी सुना रहा हूँ, बट ये केस डॉक्टर इयान स्टीवनसन और डॉक्टर जिम टकर की वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टीवनसन ने अपनी लाइफ के 40 साल से भी ज्यादा दे दिए थे इस रीइंकार्नेशन की इस रिसर्च के पीछे। उनके रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे डॉक्टर जिम टकर ने उनकी रिसर्च को कंटिन्यू रखा और अगले 20 साल तक रीइंकार्नेशन के केसेस को डॉक्यूमेंट किया। 1000 से भी ज्यादा केसेस को डॉक्यूमेंट किया गया था। इन्होंने ये रिसर्च सन 1960s में स्टार्ट करी, और ये जो आगे जाकर रीइंकार्नेशन के केसेस के बारे में पता करा, और एविडेंस ढूंढने के बाद सन 1997 में ये बुक पब्लिश करी, और इसका नाम था रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी। और इस बुक में 225 से भी ज्यादा केसेस है रीइंकार्नेशन के बारे में, और जो कि रियल फोटोजेनिक एविडेंस के साथ है। ये बुक पब्लिश होते ही यहाँ पे जितने भी दुनिया भर में साइंटिस्ट थे, उनकी गली की हड्डी बन जाता है कि ये चीजें कैसे रियल हो सकती है। मैं इस 225 केसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक छोटी सी वीडियो में, लेकिन हाँ, मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इन केसेस को देख सकते हो। और दोस्तों, इस बुक में ये सारे केसेस और उनके रियल फुटेजेस एंड एविडेंस को बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया गया, तो आप बिल्कुल बुक में सब चीज देख सकते हो, सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड लिखा गया है। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फिनोमेना जिसके लिए साइंस के पास कोई भी आंसर नहीं है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 3000 केसेस में इन्वेस्टिगेट किया। इसमें से 35% केसेस में बर्थ मार्क्स का भी एविडेंस था, और ये बर्थ मार्क्स नॉर्मल नहीं थे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो म्यांमार में एक लड़की हुई, उसने बोला कि उसकी प्रीवियस लाइफ में एक तलवार से उसको बिल्कुल उसके गर्दन पे मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि लड़की के नेक पर एकदम एग्जैक्ट सेम बर्थ मार्क था, जैसे कि किसी ने तलवार से उसके गले पे वार किया है। मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे गए, 50 साल पहले का एक मर्डर केस सामने आया। सारी डिटेल्स जो कि लड़की ने बताई वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही थी कि तलवार का जो निशान था एग्जैक्टली वही था जहां बर्थ मार्क था। और ये क्या ये कोइंसिडेंस है?
अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, अमेरिका में एक पुलिसमैन की डेथ हुई, उसके ठीक 5 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। उस पुलिसमैन की मौत सीने में गोली लगने से हुई थी। वो बच्चा भी एक हार्ट डिफेक्ट्स के साथ पैदा होता है। मेडिकल इमेजिनिंग की गई, बच्चे के एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे बाउंड मार्क पाया गया जिस स्पॉट पे उस पुलिसमैन ने के जो गन शॉट का बाउंड था वहीं पर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगह पे। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि वो पुलिसमैन और कोई नहीं बल्कि लड़के का अपना ग्रैंडफादर था। सो डज हिज ओन ग्रैंडफादर रीइंकार्नेटेड एज हिज ग्रैंडसन। अब सोचने वाली बात ये हुई, अगर हम पहले वाले केसेस को इमेजिनेशन कह के टाल दें तो व्हाट अबाउट दीज एग्जांपल्स? डज इमेजिनेशन क्रिएट फिजिकल बर्थ मार्क्स? सिर्फ ये दो केसेस ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्टीवन सर ने 200 केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं वेयर बर्थ मार्क्स परफेक्टली मैच द प्रीवियस लाइफ बाउंड्स। बट हाउ? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आया है। ये बियॉन्ड जेनेटिक्स है, बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड साइंस। और चौंका देने की बात तो ये थी कि ये केसेस एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि इन सब केसेस में एक सिमिलर पैटर्न था। स्टीवनसन ने यहाँ पे नोटिस किया कि 70% केसेस में इंसान की मौत नेचुरल डेथ से नहीं हुई है। उसके पीछे ये जो डेथ के जो पीछे का एक कारण था वो एक वायलेंट का कारण था या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, यानी कि 70% वायलेंट डेथ्स। ये सजेस्ट करता है कि अनफिनिश्ड बिजनेस होते थे, जिसके बारे में स्पिरिचुअली में बताया गया है। कुछ और पैटर्न्स भी थे, जैसे कि मेमोरीज अक्सर 3 साल के बाद स्टार्ट होती थी और 6-7 साल की एज के बाद सब खत्म, यानी कि प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज यहाँ पे वैनिश हो जाती थी। सिर्फ इतनी छोटी उम्र में ही उसको ये चीज़ें याद रहती, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? क्यों? और अगर ये सब बच्चों का इमेजिनेशन था तो मेमोरीज यहाँ पे फेड क्यों हो रही थी? इमेजिनेशन को तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए था। अगर हम अपनी मेमोरीज को यहाँ पे सबको बता रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं तो ये क्यों फेड हो रही है? तो इसका यहाँ पे साइंटिस्ट के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। और अब मैं आपको साइंस एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये केसेस साइंटिफिकली इम्पॉसिबल होने चाहिए। सबसे पहले द मेटेरियलिस्टिक व्यू। देखो, मेटेरियलिज्म ये कहता है कि कॉन्शियसनेस ही ब्रेन है, यानी कि ब्रेन मरते ही कॉन्शियसनेस मर जाती है। ब्रेन का मरना यानी कि हर एक मेमोरी का मर जाना। इसका कंपैरिजन करो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के साथ, यानी कि डिलीट हार्ड ड्राइव का मतलब डिलीट ऑल डेटा। ठीक वैसे ही डेथ ऑफ ब्रेन जैसे कि डेथ ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्रेन तो छोड़ो, ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस, अगर आप उसको ब्रेन से अलग कर दो तो आपकी सारी मेमोरी अब बिल्कुल आप भूल जाओगे। मतलब सारी मेमोरी, सारी डेटा एकदम साफ। तो फिर अगर एक शरीर के मरने के बाद वो मेमोरीज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। व्हाट हैज द प्रॉब्लम? अगर कॉन्शियसनेस का मतलब है ब्रेन, तो जेम्स लेनिंगर के ब्रेन में कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड की मेमोरी स्टोर हो सकती है? इसके बारे में उसने कभी ना सुना था ना देखा था। अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं तो फिजिकल बर्थ मार्क्स क्यों अपीयर हो रहे हैं? अगर ब्रेन की सारी मेमोरीज पिछले लाइफ में डिलीट हो जानी चाहिए थी तो ये न्यू ब्रेन ओल्ड ब्रेन से कैसे ट्रांसफर कर रहा है डेटा? दिस इज द बिगेस्ट साइंटिफिक पैराडॉक्स। देखो, क्रिटिक्स कहते हैं ये सब कोल्ड रीडिंग है। कोल्ड रीडिंग मतलब एम्बिगियस स्टेटमेंट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें एक ऑडियंस को खुद डिटेल्स फिल करने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर कोई बोलता है आई सी वाटर डैश, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक रिवर, रेन, ड्राउनिंग या फिर कुछ भी। या पूरी तरह से इंटरप्रिटेट करने वाले पर है कि वो कैसे उस चीज़ को भरना चाहता है और कैसे वो चीज़ समझता है। जैसे कि हो सकता है कि बच्चा कुछ और बताना चाह रहा हो और उसके पेरेंट्स कुछ अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जेम्स इसे स्पेसिफिक्स बोलते थे। यहाँ पे यूएस नाटोमा बे बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड था। कोरसेट बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड है। अगर ये कोल्ड रीडिंग होता तो यहाँ पे 55 से भी ज्यादा स्पेशल फैक्ट्स रायन कैसे बता सकता था? बल्कि उसने मार्टी के बारे में तो कुछ उसने सुना ना उसने सुना था ना उसको कुछ पता था। तो यहाँ पे कोल्ड रीडिंग की ये साइंटिस्ट की थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाती है। अगर यहाँ पे दूसरे क्रिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बायस भी एक सवाल उठता है। क्रिटिक्स कहते हैं पेरेंट्स कुछ बायस्ड हो जाते हैं, जो चीजें बच्चे के बताई डिस्क्रिप्शन से मैच करे उसे याद रखते हैं, लेकिन जो मैच ना करे उसे भूल जाते हैं। ये बात पॉसिबल हो सकती थी अगर ये केसेस को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता तो, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्टीवनसन ने स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी यूज करी। स्टीवनसन और ट्रेंड रिसर्चर की एक टीम खुद उन साइट्स को विजिट करने गई। दोनों ही फैमिलीज यहाँ पे अलग अलग इंटरव्यूज उनके किए जाते थे। हर एक पर्सन का एक ब्लाइंड इंटरव्यू लिया जाता था। यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स, एग्जैक्ट डेट्स को रिकॉर्ड किया जाता था, ये कंफर्म करने के लिए कि नहीं इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही है और इस बात के कोई चांसेस ना हो कि ये चीज़ें डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे बच्चे की मेमोरीज को मरे हुए व्यक्ति से मैच किया जाता था। उसके बाद से अगर डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते थे तो बर्थ मार्क्स को ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी मैच किया जाता था। अगर नाम, रिलेशनशिप, लोकेशन और मैनर ऑफ डेथ मैच करता था तो वो उसे एज अ सॉल्व केस रिकॉर्ड कर देते थे। यहाँ पे आउट ऑफ द थाउजेंड्स कलेक्टेड ओनली अ फ्यू हंड्रेड मेट ऑल वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ कॉन्फर्मेशन बेस्ड नहीं हो सकता। अगर ये बेस्ड था तो 43 आउट ऑफ 49 बर्थ मार्क्स ऑटोप्सी से क्यों मैच करते?
साइंस हैज नो रीजनेबल आंसर फॉर दिस। अगर हम यहाँ पे तीसरे क्रिटिक्स की बात करें, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। इस क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग बच्चे सिर्फ इमेजिनेटिव होते हैं, बल्कि यहाँ पे इमेजिनेशन फॉल्स फैक्ट होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इन केसेस में ज्यादातर स्पेसिफिक फैक्ट्स थे, जैसे कि यूएसएस नाटोमा बे एकदम रियल है। इमेजिनेशन पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इन केसेस में पेरेंट्स खुद कंफ्यूज थे। इमेजिनेशन अक्सर एक फैंटेसी होती है, लेकिन यहाँ तो 70% वायलेंट डेथ की मेमोरीज है। एग्जैक्ट सेम चीज है, कैसे पॉसिबल हो रही है इन लोगों के साथ? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और यहाँ पे आता है हमारा चौथा क्रिटिक। यहाँ पे इसको बोला गया है, मे बी दे जस्ट लर्नड इट फ्रॉम मीडिया। शायद टीवी से देख लिया होगा और टीवी से ये सब देख के वो लोग बोल रहे हैं, या फिर इंटरनेट से भी पढ़ा हो सकता है, या कहीं किसी के मुंह से सुन लिया तो वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रायन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? रायन जिस बंदे की बात कर रहा था, जिसका नाम था मार्टी मार्टिन, वो उसका केस तो इंटरनेट पे भी नहीं था, तो फिर उसको उसके बारे में कैसे पता चल गया? जेम्स केस में भी ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही कई सारे केसेस हैं जिनका मीडिया और इंटरनेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे मीडिया सोर्स थ्योरी भी बिल्कुल फेल होती है। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि साइंटिस्ट क्रिटिक्स तो दे रहे हैं, पर रीइंकार्नेशन के हर एक नए केसेस यहाँ पे जितने भी क्रिटिक्स हैं वो फेल हो रहे हैं। साइंटिस्ट के पास अब भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बचा था। यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा केसेस में से 1500 प्लस केसेस बिल्कुल वेरीफाइड हो गए थे। अगर सिर्फ फ्रॉड और बायस्ड होता तो यहाँ पे 1500 केसेस इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड क्यों हो रहे हैं? दिस इज द थिंग क्रिटिक्स मिस। ये एक दो केस नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है, अ ग्लोबल क्रॉस कल्चर्ड पैटर्न। और पैटर्न्स मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन सब चीजों के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर न रिसर्चर्स दे पाए हैं, और ना ही साइंटिस्ट, और ना ही कोई स्पिरिचुअल बंदा ये आंसर दे पाए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रियल मिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ये मिस्ट्री एकदम थॉट प्रोवोकिंग है। ये मेमोरीज आ कहाँ से रही है और कहाँ स्टोर हो रही है? अगर ब्रेन मर जाता है तो मेमोरीज कहाँ स्टोर है? डीएनए में नहीं, डीएनए सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रेट्स पर बेस्ड है, तो फिर ये मेमोरीज कहाँ से स्टोर होकर कैसे ट्रांसफर हो रही? तो क्या ये इन्फॉर्मेशन और ये डेटा आत्मा से, यानी कि सूल से ट्रांसफर हो रहा है? कभी नहीं। देखो, सूल एक कॉन्सेप्ट है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं। देयर इज नो साइंटिफिक फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट्स। देखो, इसका कोई आंसर नहीं। और अगर हम अपने इसमें दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि था द बर्थ मार्क फिनोमेना। एक फीटस में बर्थ मार्क बिल्कुल सडनली अपीयर क्यों होते हैं, जो बिल्कुल प्रीवियस लाइफ बाउंड से मैच कर रहे होते हैं? यानी कि पिछले जन्म में किसी की कोई हथियार से मौत हुई है जिस जगह पे, इस जन्म में भी उसका सेम जगह पे एक निशान है। इसका एक और जवाब हो सकता है कि मैटरनल साइकोकिनेसिस। क्या मदर अपने माइंड से बर्थ मार्क बनाती है? ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखो, स्टिल वी डोंट हैव एनी आंसर। तो देखो यार, जब मैं रीइंकार्नेशन पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये सोच के बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था कि आज तो मैं रीइंकार्नेशन को डिस्प्रूव कर दूंगा, या फिर रीइंकार्नेशन को प्रूव करके ही रहूंगा। देखो, मुझे लगता है कि रिसर्च की एंडिंग तक मुझे एक मेरा टेक मिल जाए, और वो टेक शायद मुझे मिल चुका है। देखो, जो मेरी पर्सनल कंक्लूजन है वो रीइंकार्नेशन को लेके वो ये है कि रीइंकार्नेशन एकदम रियल है। देखो, शायद यहाँ पे 100% तो नहीं, लेकिन सब्सटेंशियली ये रियल है। शायद वैसा नहीं जैसा रिलीजियस बुक्स में बताया गया हो, लेकिन कुछ तो है जिसका आंसर सच में आज ना साइंस के पास है ना हमारे पास है। तो देखो यार, सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं, तो जिस चीज का जवाब आज साइंस के पास नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही ना करती, या जिस चीज के पीछे लॉजिक हमें नहीं मिल रहा हो या रीजन नहीं मिल रहा हो, उसको ये कह देना कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो करना, तो वो कहना बिल्कुल बेवकूफी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आती है, अगर रीइंकार्नेशन रियल है तो हमारा पूरा साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल एंड मॉरल वर्ल्ड व्यू यहाँ पे पूरा हिल सकता है। अगर कॉन्शियसनेस एक अलग एंटिटी है जो शरीर से अलग एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे लॉ, जस्टिस सिस्टम और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके कुछ फैसिनेटिंग इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। अगर कॉन्शियसनेस ही असली सेल्फ है जो जन्म और मृत्यु के साइकिल में चलती रहती है, तो असल जिम्मेदार वही कॉन्शियसनेस होगी। तो यार, इसका मतलब तो यह है कि जो भी अच्छे या बुरे काम होंगे उसके लिए कॉन्शियसनेस अकाउंटेबल होगा, शरीर नहीं। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में जो लॉ है वो फिजिकल बॉडी को ही ट्रीट करता है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा? कॉन्शियसनेस को कैसे सजा सुनाई जाएगी? अब इसी तरह से मेरे पास और भी कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं और सवाल हैं रीइंकार्नेशन को लेके। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज इस वीडियो में टारगेट रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक्स का। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स पूरे होते हैं तो मैं रीइंकार्नेशन का चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। इसी के साथ खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।